भारतीय रेल वर्तमान में लगभग 22,000 से भी अधिक ट्रेन रेक का प्रतिदिन परिचालन करती है। इसमें से लगभग 13,000 से अधिक सवारी गाड़ियां, यात्री गाड़ी और 9,200 के लगभग हम मालवाहक मतलब मालगाड़ियों का परिचालन करते हैं। इसका उच्च गति पर सुरक्षित परिचालन करना हमारी एक मूलभूत आवश्यकता भी है और जिम्मेदारी भी है। लेकिन कभी जब हम ना चाहें और चलते समय यार्ड से प्लेटफॉर्म और बीच मार्ग में जब भी कोई मालगाड़ी अपने दो से या दो से अधिक हिस्सों में विभक्त हो जाए तो इसे ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। ये एक ऐसी अविश्वसनीय, अकल्पनीय और वो घटना जिसको हम ना चाहें और उसके बाद ट्रेन के दो या दो से अधिक हिस्सों में बंटना ट्रेन पार्टिंग कहलाता है। मुख्यतः ये फ्रेट स्टॉक में, जैसा कि आप जानते हैं, ई टाइप कपलिंग के खुलने से, चाहे वो वर्टिकल खुले ऊपर नीचे या आमने सामने हॉरिजॉन्टल खुल जाए, इस प्रकार ट्रेन पार्टिंग का होना संभव होता है। आइए अब समझें कि ट्रेन पार्टिंग क्या है। जो परिभाषा आपने समझी, यह किस प्रकार से होती है, कौन कौन से फैक्टर, कौन से कारक हैं, चाहे वो CNW से हो, चाहे वो लोको पायलट की कमी से हो, चाहे PWI के कारण हो, जो मोटे मोटे कारण आपको हैं, इसका कारण और उसके संबंधित निवारण और ट्रेन पार्टिंग के समय CNW, लोको पायलट और गार्ड के क्या क्या कर्तव्य हैं, इसके विषय में एक सरल अध्ययन करें। भारतीय रेल के फ्रेट स्टॉक में, वैगन्स में, जहां की हम ई टाइप CBC का प्रयोग कर रहे हैं, और इसके ट्रेन पार्टिंग के, जैसा भी आपने पढ़ा था ना, ट्रेन पार्टिंग क्या है? एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवांछनीय और अप्रत्याशित रूप से यदि ट्रेन का चलते समय यार्ड में जब हम ना चाहें तब दो से अधिक हिस्सों में बंट जाए, तो ये एक अकस्मात घटना को ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। तो आज इसके अध्ययन में इसके क्या क्या, हर डिपार्टमेंट के इसके कौन से संभावित कारण हो सकते हैं, क्या उसका निदान किया जाना चाहिए, ROH POH में, फ्रेट स्टॉक में क्या क्या इसके रेमेडीज हैं, इसको न्यूनतम करने के लिए क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में कैमटेक 2011, RDSO G76 और मेंटेनेंस, जो वैगन का मेंटेनेंस मैनुअल लेटेस्ट है 2011, 2015 जो भी है हमारे पास, उसके अनुसार क्या किया जाना चाहिए, इसका आप एक अध्ययन करें गंभीर। तो यह है वो कैमटेक का हैंडबुक है जो ट्रेन पार्टिंग के लिए, विशेषकर फ्रेट स्टॉक के लिए कैमटेक ने एक प्रस्तुत की है, ताकि सभी का एक विशेष मार्ग निर्देशन हो सके और ट्रेन पार्टिंग की घटनाएं जो सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक हैं, न्यूनतम हो। तो इस संदर्भ में, जैसा भी ट्रेन पार्टिंग की परिभाषा आपने भी पढ़ ली ना, अकल्पनीय, अवांछनीय, है ना, अकस्मात होने वाली घटना जो ट्रेन को चलते हुए या यार्ड में दो हिस्सों में बांट दे, ये किस प्रकार हो सकता है? ट्रेन पार्टिंग कैसे होगी भाई? या तो ये यू खुलेंगे CBC से, या ऊपर नीचे खुलेंगे। तो इसको हम इस प्रकार हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग, जो ऊर्ध्वाधर हो, दोनों CBC सीधे सीधे खुल जाए समानांतर, या वर्टिकल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर खुले, ये वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग। तो दो ट्रेन पार्टिंग और उसके संभावित कारण, जैसे इसका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज का है, CBC अनकपल हो जाए, ब्रेक हो जाए, ड्राफ्ट गियर फेल हो जाए, एंटी करैक्ट मैकेनिज्म फेल हो और कोई मानवीय भूल इसमें हो जाए, माना आपने हैंडल ही नहीं, उसका जो मैनुअल अनकपलिंग हैंडल
बियरिंग पीस में ये सब चीजें हम अभी विस्तार से समझेंगे। प्रारंभ में आप इसको मोटा मोटा जान लें, ठीक है ना। और वर्टिकल कैसे होगी, दोनों के सीबीसी कपलिंग हैंडल के सीबीसी के बीच में 75 mm से कुछ ज्यादा अंतर हो जाए, रेल ज्वाइंट लूज हो, कहीं का मिट्टी बरसात में जिस प्रकार खिसक जाए ट्रैक के नीचे और अचानक वेट पड़ने से सीबीसी जो है ऊपर नीचे हो जाए, सीबीसी ड्रूपिंग हो, एक्सेसिव ओवरलोडिंग, कमर्शियल भी अभी हम पढ़ेंगे कि ओवरलोडिंग होना, एक तरफ ही लोडिंग कर देना, या दो लोडेड वैगन के बीच में खाली वैगन को लगा देना। तो ये सब कारण क्या बनेंगे, आपके वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग के बनेंगे। इसको और सरल समझने के लिए आइए इस वीडियो के माध्यम से, हमें जो ये वीडियो प्राप्त हुई है सोशल मीडिया में, बहुत अच्छी वीडियो है, जिससे आपको दोनों तरह की ट्रेन पार्टिंग और संभावित कारण और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, अब आपने ट्रेन पार्टिंग के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रेन पार्टिंग, जो स्थिति के अनुसार एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल समझा। अब आप समझिए कि भारतीय रेल में चाहे मैकेनिकल हो, एसएनटी हो, पीवे हो, कॉमर्शियल हो या ट्रैफिक ऑपरेशनल हो, सबके अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। तो ये कुछ संभावित कारण हैं कि सबसे पहले हम ऑपरेशन पे आए। इंजन, पुअर इंजन मैनशिप का मतलब आपका जो लोको पायलट के कारण जो वर्किंग है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ये सबके संभावित कारण है, किसी को दोष नहीं है, मतलब ये संभावनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है कि एक्सेसिव ट्रैक्टिंग फोर्स, कोई ऐसे जर्क अचानक हो, सडनली एकदम स्पीड बढ़ा दी जाए, इमरजेंसी ब्रेकिंग के बाद आप टाइम ही ना दें उसको, है ना। और फॉल्टी ऑपरेशन ऑन ग्रेडियंट पे पता लगा आपने ब्रेकिंग में स्लोप में गाड़ी को ले जा रहे हैं और जर्क भी दे रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इंजन मैनशिप है अचानक झटके देना। दूसरा, आपको पता है आरडीओ के रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक फ्रेट स्टॉक के, फ्रेट रेक के एक बार ब्रेक एप्लीकेशन होने के बाद कम से कम 3 मिनट का समय उसको प्रॉपर रिलीजिंग में दिया जाना चाहिए, ठीक है। लोडेड होगा 3.8 kg होगा, ब्रेक रिलीज के बाद, यानी कि आपने 120 सेकंड देके चलना चालू कर दिया। स्थिति, देश काल और पात्र के अनुसार आपको ब्रेक, अब देश काल पात्र क्यों कहा मैंने, माना लॉन्ग होल चल रहा है, 3 ट्रेन रेक मिलकर एक लॉन्ग होल बन रहे हैं,
बने हुए वास्की, शेषनाग जैसे बड़े बड़े जो लॉन्ग होल बने हैं, इस प्रकार के लॉन्ग होल में 6 मिनट का समय आपको प्रत्येक सर्विस एप्लीकेशन के बाद ये इंश्योर करना है। दूसरा, लोको पायलट वॉकी टॉकी पर ट्रेन मैनेजर गार्ड से बात करेगा। ये 2023 में रेलवे बोर्ड ने सीआरपी सर के इंस्पेक्शन नोट के अनुसार एक पत्र जारी किया था। तो यदि आप इन चीजों का उल्लंघन करेंगे, सही ढंग से पालन नहीं करेंगे, तो ये भी ट्रेन पार्टिंग का एक प्रमुख कारण बनेगा। संभावना होती भी है। तो पहला ऑपरेशन के कारण। दूसरा है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट कैसे करेगा? आपको कहेंगे वो तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है, पिक्चर में है। यदि आपने 90, 60, 70 टन का लोड 60 टन की कैपेसिटी में आपने 75 टन कर दिया, तो यह भी उसका एक कारण सीबीसी हाइट में वेरिएशन उस वैगन का होगा। इनएडुकेट बिटवीन क्रू मेंबर्स, मैंने बताया था ना, लॉन्ग होल हो, किसी प्रकार का गार्ड साहब से, ट्रेन मैनेजर से लोको पायलट क्लियर ना कर दिए ग्रेडियंट पे, या किसी भी आवश्यकता में उसने हैंड ब्रेक लगाए और रिलीज हुए ना हुई, और वो अचानक नोच बढ़ा दे, मतलब ट्रैक्शन दे दे, तो ये ट्रेन पार्टिंग का मुख्य कारण बनता है। इम्प्रॉपर मार्शलिंग। इम्प्रॉपर मार्शलिंग का मतलब है कि आपने दो बहुत लोडेड, हैवी लोडेड के बीच एक एम्प्टी वैगन लगा दिया, तो दोनों की बफर हाइट में कितना वेरिएशन हो जाएगा, और ये आपके वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग का कारण बनेगा। तो ये 3 प्रमुख कारण कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, ठीक है ना। अब चौथा महत्वपूर्ण कारण, ट्रेन पार्टिंग ड्यू टू इंफ्रा पीवे रिलेटेड। पीवे से कैसे होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि माना कोई ट्रैक डैमेज है, कुछ हिस्सा टूट जाए, कट जाए, हो सकता है कि कुछ जो टूटे हुए हिस्से से कई बार तो ट्रेन पूरी गुजर जाती है, आपने भी सुना है, लेकिन कई बार वही हिस्सा और नीचे धंस जाए, तो क्या होगा? अचानक दोनों की सीबीसी हाइट में झटका लगेगा और ट्रेन पार्टिंग होगी। मिसअलाइनमेंट और अनइवन ट्रैक्स, ये ट्रैक में ज्वाइंट खराब हो, ट्रैक अनइवन हो, ऊपर नीचे हो, मडी ट्रैक हो, जो मैंने बताया मड पंपिंग है, ये बरसात के समय में काफी होती है, ठीक है ना। या कोई पानी की लाइन कहीं से टूट के उसमें चली जाए, तो उधर की जो मिट्टी खोखली हो जाएगी, वो इसके वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग का प्रमुख कारण बनेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिग्नल के कारण भी हो सकता है। इसमें किस प्रकार होगा कि जब आप किसी भी सिग्नल को ओवरलुक करेंगे या अचानक किसी सिग्नल को देखकर होम सिग्नल पे स्टॉप करने के बाद अचानक जब खींचते हैं, तो नकल पर जोर पड़ता है, और नकल सीबीसी की सबसे वीकेस्ट कड़ी होती है। तो कई बार ये सिग्नल के अचानक ऑन ऑफ होने से, सिग्नल होता ना हरा, पीला, लाल, तो कई बार हम उन सिग्नलों को भी प्रॉपर ना दें, तो इसका कारण एक ट्रेन पार्टिंग का कारण, क्योंकि अचानक नोक लेगा, झटका लेगा। जैसे आप देखते हैं ना ड्रिलमेंट में भी, यदि वो मोटर एसएनटी की मोटर सही ढंग से करंट ना ले, तो ट्रैक को प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, और वो भी एक ड्रिलमेंट का कारण बनता है। तो अचानक सिग्नल का सही सिग्नलिंग ना होना भी ट्रेन पार्टिंग का कारण बन सकता है। उसमें एक मानवीय भूल में ही ये सब आएगा। अब आप आइए कि सीएनडब्ल्यू साइड से, क्योंकि हम मैकेनिकल साइड से आज आपको इस पार्ट को पढ़ाएंगे, सीएनडब्ल्यू साइड से आपके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो अभी पहले हम आपको इस वाले लेसन को, इस वाले पेज को हम 2 बार पढ़ाएंगे कि सबसे पहले अनकपलिंग ऑफ सीबीसी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रेन पार्टिंग, ई टाइप सीबीसी का खुलना होता है, ठीक है ना। और ब्रेकेज ऑफ सीबीसी कंपोनेंट दूसरा महत्वपूर्ण कारण। मैकेनिकल की तरफ बात चल रही है अभी, अब हमने मोटा मोटा आपको संवादित कारण। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है अनकपलिंग, ब्रेकेज कम होता है। 100 में से
5% ही ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रेकेज मिलेंगे अंदर से। ये भी किस कारण होते हैं? पुअर वर्कमैनशिप के कारण। मतलब इंजन सिर्फ खराब हो, अचानक झटके दे तभी कुछ होगा, या अचानक लॉन्ग होल को आप प्रॉपर क्रू से आपका कम्युनिकेशन ना हो तो भी एक कारण बनेगा। ठीक है ना? तो ब्रेकेज ऑफ सीबीसी जो है होता है, ये किसके कारण? या तो भाई माल उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या पुअर वर्कमैनशिप है, और अनकपलिंग ऑफ सीबीसी ये बेसिकली हमारा मेंटेनेंस प्रैक्टिस के कारण है। मेंटेनेंस में आपने चीजें लॉ, इसमें प्रमुख है लॉक नॉट प्रॉपरली इंगेज्ड, कि लॉक प्रॉपर इंगेज ना हो, एंटी क्रिप प्रभावशाली ना हो। वो खुलने में एंटी क्रिप जो वर्टिकल मोशन चलते हुए व्हील और ट्रैक के मध्य आते हैं और वो सीबीसी की तरफ पहुंचते हैं, और सीबीसी में एंटी क्रिप यदि सही ढंग से प्रभावी ना हो तो वो भी एक ट्रेन पार्टिंग का कारण बनेगा। ऑपरेटिंग हैंडल ड्रूपिंग ऑन रन, ऑपरेटिंग हैंडल गिर जाए चलते समय, ये भी एक सीबीसी का कारण, और सीबीसी के ट्रेन पार्टिंग, ई टाइप सीबीसी में ट्रेन पार्टिंग का कारण बनेगा। अब आइए सबसे पहले हम ई टाइप सीबीसी क्या है, इसके प्रमुख पार्ट क्या है, कौन से पार्ट के कारण ट्रेन पार्टिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उनके नए साइज क्या हैं, और एंटी क्रिप कैसे चेक किया जाता है, इसको पहले हम समझेंगे। ठीक है ना? पहले तो समझिए इसको, तभी तो आप इसके दोस्तों को बता पाएंगे। तो आप अब इस ई टाइप सीबीसी को देखिएगा। इसमें सबसे पहले एक ई टाइप सीबीसी का एक पिक्चर है। ये इस पिक्चर में आप नंबर 1 से चले, एक रियर सपोर्टर है। इसका क्या काम है? ये जो ड्राफ्ट गियर है, इसमें रबड़ पैड होते हैं, ये ड्राफ्ट गियर है 2 नंबर का। ये 3 नंबर में ये एक योक पिन है, ये इसका योक है। योक ड्राफ्ट के अंदर योक पिन और योक होल, ये दोनों मिलकर सीबीसी कपलर सीबीसी बॉडी को जोड़ते हैं। ठीक है ना? तो ये योक पिन है, इसका साइज अभी बताते हैं। ये है 4 नंबर पे स्ट्राइकर कास्टिंग, इसी के अंदर योक पिन और सीबीसी कपलर बॉडी ड्राफ्ट गियर से जुड़ा रहता है, एक अलाइनमेंट पे रहता है, एक सीमा से बाहर ये नहीं जा सकता, और एक सुदृढ़ आधार भी देता है, बेस भी है। ठीक है ना? 5वां है इसका योक, ये मैंने बताया 5वां योक है। 6ठा है कपलर बॉडी। कपलर बॉडी, इसको कपलर बॉडी बोलते हैं, जिसके अंदर हेड है, गार्ड आर्म है, और इसके नकल के साथ ये सुसज्जित रहता है। 7वां नकल, जिसको मैंने भी बताया था, वीकेस्ट कड़ी हो, नकल ही सारे टेंशन फोर्सों को झेलता है, कपलिंग भी यही कराता है, इसी के कारण तो कपल होते हैं कोई, है ना? ये नकल पिन है जो बॉडी के इस हेड के साथ इसको जोड़े रखता है। ड्राफ्ट गियर पैड ये दिख रहे हैं, यही पैड ट्रैक्शन में और ब्रेकिंग में या तो कंप्रेस्ड होते हैं या फिर ये खुलते हैं, दबते और खुलते हैं। तो इस प्रकार आपने इसको ई टाइप कपलिंग की जो फ्रेट स्ट्रोक में प्रयोग की जा रही है उसकी असेंबली देख। अब आप इसको खुले रूप में भी देख लें। डिसअसेंबल क्या है इस टाइम, वो जो इसमें केवल कपलर बॉडी क्या हमने दिखाया, एक सैंक है इसका कपलर बॉडी, एक सैंक वियर प्लेट होती है। ये जो इसका सैंक है, इसके नीचे सैंक वियर प्लेट होती है। ये इसका लॉक है, रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जो इस लॉक को उठाती और उस पर बिठाती है। ये इसका नकल पिन है, 41.8 समथिंग mm का ये होता है। ये नकल थ्रोअर, और ये इसका नकल है, ये जो इस पिन के साथ इसके साथ यहां से जुड़ा हुआ रहता है। तो एक खुली असेंबली अपने आप को दिखा दी। एक इसका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में आपको देखिए लॉक साफ दिखाई दे रहा है। ये नकल सेल्फ के ऊपर बैठा है, यहां पे बैठता है, इस टाइम में बंद है, गिरा हुआ लॉक देखिए, इस पे गिरा रहेगा। जब ये गिरा रहेगा, ये टॉगल इस पे रहेगा, नकल थ्रोअर, कनेक्टर, यही सबसे महत्वपूर्ण
कड़ी है, जो एंटी क्रिप प्लग भी इसी में होता है, एक बॉडी में होता है और एक इसके पास होता है। ये देखिए आप, ये स्ट्राइकर कास्टिंग है, पूरा जो मैंने बताया था ना जिसके अंदर ये संरचना रहती है, ये स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट है। 8 mm की नए में होती है, ROHPH में से चेक करना है, जब 1 mm हो जाए तो इसको हटा देनी है, नई प्लेट लगा देनी। हम पूरा स्ट्राइकर कास्टिंग प्लेट बदलने से, स्ट्राइकर कास्टिंग बदलने से बच जाते हैं। ये फॉलोअर प्लेट है, ये ड्राफ्ट गियर है, ये ड्राफ्ट पैड है, ये देखिए आप, ये ड्राफ्ट पैड है इसके, और ये ड्राफ्ट गियर है। ये एक योक पिन सपोर्ट प्लेट मैंने बताया था, जो 88.9 mm की जो योक पिन है उसके सारे ये बॉडी और ये ड्राफ्ट गियर इसमें बंधा होता है। ये बेरिंग पीस और इसकी सेफ्टी प्लेट, योक पिन सपोर्ट प्लेट। योक पिन जो होती है ये 88.9 mm की जो योक पिन है, ये एक हेडलेस पिन है, केवल इस सपोर्ट प्लेट के माध्यम से टिकी रहती है ये और इसका मैनुअल अनकपलिंग हैंडल। आइए अब फिजिकली हम वर्कशॉप में जाकर एक वास्तविक ई टाइप कपलिंग, ई टाइप CBC के पार्ट को और भी गहराई से समझें, ताकि पूरे आने वाली वीडियो में आपको हर चीज का गहराई से पता लग जाए। क्योंकि जब तक आप इसके हर पार्ट को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, तो ट्रेन पार्टिंग को हम किस प्रकार रोकेंगे। ट्रेन पार्ट हो जाए उस समय परफॉर्मेंस में हमें क्या क्या चीज भरनी पड़ती है साइड पे, आप तभी तो समझेंगे जब आपको इसके अवयव के बारे में पता है लगेगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इसको आप समझें। आइए अब भौतिक रूप से रोलिंग स्टॉक के फ्रेट और लोको में जो ई टाइप कपलिंग, अभी हम फ्रेट स्टॉक की बात करेंगे, तो ई टाइप सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग का भौतिक रूप से प्रत्येक पार्ट क्या है, पहले आप इसको समझेंगे, तभी हम इसका ट्रेन पार्टिंग के रूप में आपको अध्ययन कराएंगे। तो ये सेमी ऑटोमेटिक क्यों कहा गया कि कपलिंग तो स्वतः ही हो जाता है, स्वतः मतलब ऑटोमेटिक रूप से, ठीक है ना। और अनकपलिंग करते समय हमें मैनुअल अनकपलिंग हैंडल के माध्यम से इसको उठाकर, बेयरिंग पीस से उठाकर इसको मैनुअली अनकपल करना, इसलिए इसको सेमी। तो इसके प्रमुख पार्ट क्या है, आप इस एक वास्तविक ई टाइप कपलर पर समझिए। ये पूरा एक सिस्टम है, सेंटर बफर कपलर इसका ई टाइप। इसका पहला पार्ट जो है ये है इसका कपलर बॉडी, ये शंक जिसको बोलते हैं, ये इसका कपलर बॉडी है, जो योक और योक के अंदर ये लगा हुआ ड्राफ्ट गियर है। इसके माध्यम से एक योक पिन के माध्यम से, पहले आप समझे, एक योक पिन जिसका डाया 88.9 mm होता है, नया 3 mm मतलब 85.9 mm पे ये आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो होल योक पिन होल है, जो इसके योक में जो होल बना हुआ है उसकी माप 95.25 mm है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि ये बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाए, चलते चलते घिसेगा, और यदि इसकी माप 98.25 mm मतलब 3 mm ये घिस जाए, चाहे पिन में चाहे योक पिन डायामीटर में, यदि ये घिस जाए होल, तो आपको इसको फौरन ROH POH में फौरन इसको बदलना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, इसमें बबलिंग होगी, ज्यादा गैप होगा, और फिर ये स्ट्राइकर कास्टिंग प्लेट, ये हेडलेस पिन है, ये योक पिन है, इसमें हेडलेस नहीं है। ये जो स्ट्राइकर कास्टिंग है इसका, जो पीले रंग का आप देख रहे हैं ना, इसको तोड़ता हुआ नीचे गिर जाएगा। ट्रेन पार्टिंग का ये भी एक प्रमुख कारण रहेगा, ठीक है। पहले आपने इसके कनेक्शन को समझ लिया। दूसरा और महत्वपूर्ण, अब आप कपलर बॉडी में आइए। कपलर बॉडी में इसका नकल है, ये इसका जो हेड है, ये इसका गार्ड आर्म है, पूरे इसका कपलर बॉडी में जो हेड है, नकल पिन के माध्यम से, ठीक है ना, नकल पिन के माध्यम से इस हेड के साथ जुड़ा रहता है।
दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट इसका स्ट्राइकर कास्टिंग। स्ट्राइकर कास्टिंग एक अलाइनमेंट का, इसको स्थान देने का और इसको एक निश्चित स्थान पे रखने का भी काम करता है। इसके नीचे एक है स्ट्राइकर कास्टिंग वेयर प्लेट। देखिए मैंने बाहर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इसके नीचे रहती है, जो पीले रंग की आप देख रहे हैं ना, ये यहां लगी रहती है। ये क्यों लगी रहती है? क्योंकि जब ये 8 mm से घिसती घिसती 1 mm पे पहुंच जाए तो आपको पूरा स्ट्राइकर कास्टिंग ना बदलने की अपेक्षा मात्र इस प्लेट को ही बदलकर इसको नया एक जीवन मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत महंगा और बड़ा जटिल प्रक्रिया है, तो ये बहुत ही सरल और एक सस्ती प्रक्रिया है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो दूसरा आपने बॉडी के प्रमुख पार्ट, कपलर बॉडी के पार्ट को देखा। उसके बाद आप देखिए ये सब कुछ सेमी ऑटोमेटिक। यहां से ये मैनुअल अनकपलिंग हैंडल है। मैनुअल अनकपलिंग हैंडल की लंबाई और ज्योमेट्री का भी ट्रेन पार्टिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी विभिन्न लंबाइयां होती हैं, किसी में 14 से 14 mm, किसी में BLCA में 1063 mm। ये विभिन्न प्रकार का है, मैं आपको लिस्ट डाल दूंगा। आप केवल ये समझे इसकी ज्योमेट्री 16x16 का इसका बेयरिंग पीस का एक स्लॉट है, साथ में इसका एक लग है। 16 mm ऊंचाई, 16 mm इसका क्रॉस सेक्शन है और 240 mm इसकी लंबाई होती है। ये लग जो है इसके बेयरिंग स्लॉट में, जो बेयरिंग पीस में एक स्लॉट है, 17.5 mm होता है नया। यदि 19.5 से ज्यादा हो जाए तो फिर इसको भी आप बदलना बहुत अति आवश्यक है। क्यों? ये भी यदि इससे निकल गया तो ये मैं ट्रेन पार्टिंग का ये बहुत महत्वपूर्ण कारक बनेगा, बहुत बड़ा योगदान देगा ट्रेन पार्टिंग में। तो आप बेयरिंग पीस, इधर क्या है, बेयरिंग पीस ब्रैकेट या बेयरिंग ब्रैकेट भी इसको हम बोल देते हैं। बेयरिंग ब्रैकेट, इसको ये कोच बॉडी है, ये वैगन का बॉडी है, ये उसके साथ रहता है। साथ में यहाँ एक सेफ्टी ब्रैकेट भी रहता है, ये आप चित्र में देख लीजिए। इस सेफ्टी में ये पहले ब्रैकेट में रहेगा, बेयरिंग ब्रैकेट में, उसके बाद सेफ्टी ब्रैकेट में, ताकि किसी कारणवश गिर ना जाए। यदि गिर जाता है तो ये कपलिंग को खोलेगा। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट इसके है फ्रंट फॉलोअर और रियर स्टॉपर। ये जब पीछे आप पीले रंग की एक 2 वेज देख रही, ये है इसके रियर स्टॉपर। फ्रंट फॉलोअर और रियर स्टॉपर जब भी ट्रैक्शन होगा, जब यहां ट्रैक्शन होगा आप देखेंगे तो ड्राफ्ट गियर, ड्राफ्ट पैड के माध्यम से खींचते हुए 58 mm आगे आएगा, तो ये फ्रंट फॉलोअर से टकराएगा। और जब कंप्रेशन होगा, ब्रेकिंग होगी, तब ये रिलीज करता हुआ पीछे जाएगा, तो ये रियर स्टॉपर से टकराएगा। तो ब्रेकिंग में 58 mm आगे आता है और ट्रैक्शन में 58 mm आगे, और ब्रेकिंग में, कंप्रेशन में 80 mm पीछे जाकर रियर स्टॉपर पर जाकर टकराएगा, न्यूट्रल होगा। यही दोनों चीज इसको अलाइनमेंट देती हैं, इसको एक निश्चित दिशा में रखती हैं। यदि ये किसी कारणवश खराब हो जाए, टूट जाए, तो ये भी ट्रेन पार्टिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बनेगा। तीसरा महत्वपूर्ण, योक का टूटना। योग का टूटना भी आप चित्र में देखेंगे, कई बार ये योग भी क्रैक हो जाता है। योग के क्रैक होने से भी ट्रेन पार्टिंग किस प्रकार होती है आप समझेंगे। तो अभी तक आपने ये वैगन बॉडी में, ये वैगन बॉडी बताई गई है, और ये एक वास्तविक ई टाइप कपलिंग के सभी महत्वपूर्ण पार्ट को आपने समझ लिया होगा। और अब आप देखिए कि ये ट्रेन पार्टिंग के क्या कारण बन सकते हैं, क्या संभावित कारण होंगे। अब आप शायद इनको समझने के बाद उसको भली भांति समझ जाएंगे। अब आपने इस ई टाइप कपलिंग के भौतिक रूप से हरावे को जाना। तो नकल क्या है? नकल सबसे वीकेस्ट लिंक है इसमें। दूसरा, इसमें कोई केवल आपको गेज से नापना है कि ये नोज वियर तो नहीं होगा, कैसे नापेंगे अभी दिखा रहे हैं। और हमेशा नया यूज करना है, आपको इसमें कभी भी कोई रिपेयर नहीं करनी, ठीक है ना। जब भी यूज होगा ना, इधर देखिए इसमें नकल है,
इसके नोज की वियर का 18 mm ये इसकी थिकनेस होती है। जब घिसते हुए 9.5 mm हो जाए तो आप इसको सीधा बदल दीजिए। लंबाई तो खैर जब घिसने के बाद भी होगी। पिन का डाया एक महत्वपूर्ण नकल पिन में आप देखिए 342 mm के पिन 41.28 mm ये नया और 38 mm पे बिल्कुल कंडम होगा, ये भी आपको बदल देना है। ये सब कैमटेक 2011 के मैनुअल के अनुसार है, ठीक है। इधर इस पिन का और भी हमने विस्तार किया। इसमें एक चीज आपको और बताऊं, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड सामान है आपको सुरक्षा के मानकों में कभी उससे कोई समझौता नहीं करना। इसमें हर पिन में, हर अवयव में इसके ओईएम का, उसके ईयर कब बना है वो सब कुछ लिखा होगा, ताकि इसका आप वारंटी क्लेम कर सके, या बहुत पुराने हो जाए तो उसको आप वैसे ही समझ जाए, ठीक है ना। ये क्या है? नकल थ्रोअर, जो नकल को थ्रो करके लॉक को ऊपर नीचे करने का काम करता है, ये नकल थ्रोअर है। इसके साथ ये टॉगल, लॉक लिफ्टर असेंबली और योग मैंने बताया था, ये क्रैक योग दिखा रखा है इन्होंने। योग क्या था? योग के अंदर ही सीबीसी सैंक और ड्राफ्ट गियर एक अलाइनमेंट में रहते हुए, बेस में रहते हुए कार्य को करते हैं। ये इसका हुक है। योग पिन का नया डायम था 88.9, 3 mm घिस जाए 85.9 रह जाए तो इसको भी आप बदल दीजिए। इसके होल का भी डाया आपको अभी बताया गया है। तो इन सब चीजों को आपको मेंटेनेंस में ध्यान करना है। अब इसमें ड्राफ्ट गियर, ये वो 3 प्रकार के ड्राफ्ट गियर हैं जो भारतीय रेल के फ्रेट स्टॉक में यूज किए जाते हैं। या रहे जैसे H840 अब लगभग इसका प्रयोग अब लगभग समाप्ति की तरफ है। इस समय हम मार्क 50 या RF-36-1, ये 2 हाई टेंसाइल, इनकी यील्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो इसका ही प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इन 2 का आप एक इसके पैरामीटर क्या है आपको ये भी पता नहीं। ये हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर है, इसको बोलते हैं हाई टेंसाइल हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर, जो ट्रैक्टिव फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स को एक उचित सुरक्षा के साथ रख सके। ये इसके ड्राफ्ट गियर का और ये नकल का कपलर की इसकी नकल की क्षमता। ये देखिए ड्राफ्ट गियर और नकल की क्षमता क्या है इसकी 5385 किलोमीटर, इतने किलोग्राम ट्रेवल 81.5। ये ट्रेवल कौन सा है कि जब आपके पास ब्रेकिंग या ट्रैक्शन फोर्स आते हैं तो लगभग इतना ट्रेवल ये करता है, ठीक है ना। इधर नकल की क्षमता है, इधर इसकी कपलर बॉडी की क्षमता है। तो आपने देखा कि नकल यील्ड स्ट्रेंथ में, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में बॉडी के मुकाबले काफी कम है। ये आपको मैंने एक आपकी जानकारी के लिए, ताकि कभी एग्जाम में किसी को पूछने पर आप बता सकें, तो ठीक है ना। मार्क 50 थोड़ा सा क्षमता के हिसाब से, वेट के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन क्षमता के हिसाब से RF-36-1 ज्यादा प्रभावशाली है, ठीक है ना। देखिए 5385 kg पे अपना वो कैपेसिटी रखता है और ये 5725 पे अपनी कैपेसिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है। अब आप आइए, अब हम एक एक चीज को जो आपने पढ़ी थी, मैन्युफैक्चर फॉल्ट, वियर ऑफ कंपोजिशन और पुअर इंजन मैनशिप, ये जर्क के कारण सीबीसी कंपोनेंट एक तो ब्रेकेज हो सकती है, लेकिन मुख्य जो ट्रेन पार्टिंग का कारण है, जो मैं बार बार बता रहा हूं, विदाउट एनी ब्रेकेज, इसमें क्या है, नकल का फेलियर, ड्राफ्ट गियर का खुलना या वर्किंग आउट ऑफ सीबीसी का निकल जाना, ये पुअर वर्कमैनशिप, हमारी नेग्लिजेंसी, समय पर उसको चेक ना करना, आरओएच में उसकी गेजिंग ना करना। जो गेज अभी आप पढ़ेंगे कि G76 RDSO का मैनुअल है कि ओपन लाइन में आपने क्या गेजिंग करनी है, 1 mm 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 1 mm
इसको आपको किस प्रकार करना है, यदि आप इसको करेंगे तो ट्रेन पार्टिंग के कारण मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा था। अब आप आइए ट्रेन पार्टिंग ई टाइप सीबीसी के मुख्य एक्सेसिव वियर ऑफ नकल नोच, पता है ना, जो 18 से 9 ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ गार्ड आर्म, सीबीसी टू इंक्लाइन, झुका हुआ, क्रैक ऑफ कपलर बॉडी, क्रैकिंग ऑफ नकल्स, ऑपरेटिंग हैंडल बेंट। मैंने आपको अभी ड्राइंग में अभी बताया था पढ़ते हुए कि यदि ऑपरेटिंग हैंडल की ज्योमेट्री सही नहीं है तो लीड टू प्रोन टू ट्रेन पार्टिंग। फॉलिंग ऑफ लॉक पिन सपोर्ट, जो लॉक पिन है और इसकी योक पिन सपोर्ट प्लेट नीचे गिर जाए तो वो हेडलेस पर नीचे गिर जाएगी। वो क्यों गिरेगी? जब आप सपोर्ट प्लेट को सही समय पे जांच नहीं करोगे, उसका रिवेट ही टूट रहा है, किसी ने देखा ही नहीं। तो इस प्रकार ये भी एक ट्रेन पार्टिंग टू प्रोन होगा। पार्सली लॉकिंग ऑफ द नकल, नकल सही ढंग से लॉक ही नहीं हुआ, वो भी बताता हूं कैसे चेक करना है। द लॉकिंग फेस ऑफ द लॉक एंड नकल एक्सेसिव वर्ड, हैंडल सपोर्ट ब्रैकेट, एंटी क्रीप मैकेनिज्म फेलियर और ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ अनकपलिंग हैंडल। आपने बियरिंग पीस जो 17.5 का था वो खुल खुल के 20 mm हो गया, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, और वो हैंडल ही बाहर निकल गया, तो क्या होगा? वो अपने आप हैंडल जो एंटी क्रीप वाले जो हम बताए, जो वर्टिकल जो ट्रैक से जो जर्क आ रहे हैं हमेशा आएंगे चलते चलते, और किसी ज्वाइंट पे जर्क ज्यादा हुआ और हैंडल उठा के ट्रेन पार्टिंग का कारण बनेगा। तो ट्रेन पार्टिंग के जो मुख्य कॉज CNW साइड से आप इसको और गहराई से पढ़े। तो सबसे बड़ा एक्सिस प्ले बिटवीन एंटी रोटेशन लग एंड बेयरिंग पीस, ये मैंने बताया था 16 mm इंटू 16 mm और 240 mm का ये एक एंटी रोटेशन लग होता है जो 17.5 इसके अंदर जाकर बैठता है। जब ये 17.5 से बहुत ज्यादा इस तरह खुल जाएगा तो होगा क्या? ये हैंडल निकल जाएगा। ये हैंडल निकलते ही ये फिर ये अपने कभी भी आपके लॉक को उठा सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, और अनऑथराइज्ड टेम्परिंग ऑफ, कोई आदमी आया, इसके लिए RDSO ने अब कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। एक इस तरह का एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, इसको लॉकिंग डिवाइस बनाइए। देखिए ये इस पे लगी हुई है ना एक पत्ती, ये जो 25 mm का अनकपलिंग बार है आपकी, इसके ऊपर इस प्रकार एक संरचना रहती है। जब तक आप हाथ से इसको नहीं उठाएंगे तब तक ये लॉकिंग हैंडल हिलेगा ही नहीं। तो टेम्परिंग से बचाव के लिए कोई आदमी जानबूझकर या अनजाने में इसको ना उठा दे, तो एक डिवाइस है, सभी वैगन में ये होनी चाहिए, ठीक है ना। बेयरिंग पीस स्लॉट के बारे में आप सब समझ गए। पहला आपने ये जो है ना एंटी रोटेशन लॉक, ठीक है ना, और उसके बेयरिंग पीस और साथ में इस स्लॉट का बड़ा होना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, मैंने बताया था ज्योमेट्री ऑफ द ऑपरेटिंग हैंडल। ये 210 mm, 16 इंटू 16 200 mm, मैं शायद पीछे भूलवश एक बार 240 mm बोल गया, इसका सही है 16 गुणा 16 इंटू 210 mm। और ये भी यदि ज्योमेट्री सही नहीं है तो ये भी इसका एंटी क्रिप का ये ट्रेन पार्टिंग का कारण बनेगी। ये एंटी क्रिप का भी एक महत्वपूर्ण घटक है। 3 महत्वपूर्ण घटक है जिसमें एक मुख्य ये है, यदि ये बेयरिंग पीस के अंदर एंटी रोटेशन लग सही नहीं बैठा, इसकी लंबाई सही नहीं हुई, भाई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, कई बार बहुत ज्यादा घिस जाए, किसी कारणवश से कम हो जाए, तो इस प्रोन टू ट्रेन पार्टिंग। तो ऑपरेटिंग हैंडल इसका बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। देख रहे हैं ना आप, एक तो ज्योमेट्री है, दूसरी ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये नए वर्टिकल होगा और ये ट्रेन पार्टिंग का कारण बनेगा। ये मैंने बताया था ना कि कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजाने से या किसी शरारत से ना कर सके, तो इस 25 mm का अनकपलिंग हैंडल को इस प्रकार हम लॉक किए रखते हैं, ठीक है ना।
और ड्यू टू मैटर, देखिए मैंने बताया था कि 100 में से ड्राइवर की गलती से, लोको पायलट की गलती से, एसएनटी के अचानक सिग्नल देने के कारण, ड्राइवर के अचानक जर्क देने से, कई बार यह भी होता है। ये सब एक्चुअल पिक्चर है आपके सामने। कई जगह कोच नंबर भी इस प्रकार, इसका गार्ड आर्म भी टूट गया। जैसे ही गार्ड आर्म टूटा, नकल बार, दूसरा जो गार्ड आर्म है उसके साथ और नकल के साथ इसका, उसके बाद क्या इसमें कोई ब्लो होल रह गया। ब्लो होल जानते हैं ना, जब कास्टिंग होती किसी चीज की तो कुछ होल उसके अंदर है, उसको कमजोर करते हैं। और इसकी हार्डनेस, कई बार आपने देखा होगा रेलवे में एक विशेष प्रकार के ब्रेक ब्लॉक, इस प्रकार के नट बोल्ट या ओरिंग आ जाती है एक कंपनी की, वो लगातार खराब होती है और उस मटेरियल को फेल करती है। बाद में फिर हम उसको, कंपनी को लिखते हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड करते हैं, उस सामग्री को हटाते हैं। मुझे ध्यान है अभी तेजस और गतिमान जैसी स्वर्ण शताब्दी में DN12 हेलिकल स्प्रिंग लगातार फेल हुए तो पूरे लॉट को हटाया गया, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, क्योंकि यात्री की सुरक्षा के लिए। ये एक दूसरा गार्ड आर्म, तो गार्ड आर्म का ब्रोकन, इसको और विस्तार, कपलर साइन का ब्रोकन, ये गार्ड आर्म भी टूट सकता है, अंदर कपलर भी टूट सकता है। आगे और देखिए, एक्सपेंशन ऑफ गार्ड आर्म, गार्ड आर्म ये या तो टूट गया है तो बहुत क्लियर है, लेकिन यदि ये घिसता चला गया तो आपको ROH में इसको चेक करना है। ये दूसरे अध्याय में हम पढ़ते ई टाइप CBC की गेजिंग किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार ये दिया जाता है कि ये गार्ड आर्म खराब है, नकल घिस गया है, आपको कैसे जांच करनी है, उसके विषय में हम अलग से क्लास लेंगे। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ गार्ड आर्म, यदि गार्ड आर्म फैल गए तो उसमें बहुत ज्यादा क्लियर होगा और वो उसको चलते समय करों पे, विशेषकर करों में, जैसे ये ई टाइप CBC घूमेगा और ट्रेन पार्ट की तरफ उन वैगनों को ले जाएगा। एक रियर स्टॉपर प्लेट मैंने दिखाया था, रियर स्टॉपर और फ्रंट स्टॉपर। उस समय हमने बात की थी ना कि ये स्ट्राइकर कास्टिंग के अंदर CBC इधर से था, उधर से ड्राफ्ट गियर था, योग के साथ ये जुड़ा हुआ था। तो जब भी, अब आप इसमें देखिए, जब भी ट्रैक्शन होगा या ब्रेकिंग होगी तो यदि ये सपोर्ट प्लेट सही नहीं है तो ड्राफ्ट गियर अपनी दिशा से बहुत ज्यादा या बहुत कम मूवमेंट करेगा। यदि उसको स्टॉप करने वाली प्लेटें ये फ्रंट फॉलोअर ना हुआ तो वो भी उसकी अनियंत्रित गति के कारण, अनियंत्रित सीमा के कारण उसको ट्रेन पार्टिंग की तरफ ले जाएगा। आप इसमें देखिए, व्हेन गार्ड आर्म गुड कंडीशन, एक और चित्र से मैंने बताया, जब गार्ड आर्म सही है तो देखिए दोनों तरफ, ये इधर नकल के इधर नकल से दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब गार्ड आर्म एक्सपेंशन हो जाए तो आप देख रहे हैं इसमें कितना ज्यादा गैप हो गया है, ये इधर को भाग गया है और ये इधर को भाग गया है। तो क्या होगा, कहीं पार्सली लॉकिंग हो भी जाए तो थोड़ी दूरी पर या किसी करो पर ये क्लियरेंस इसको खोल देगा। डिसएंगेजमेंट ऑफ लॉक्ड नकल्स, यदि लॉक्ड नकल सही ढंग से इंगेज्ड नहीं है, वो कैसे पता लगा इंगेज हुए नहीं हुए, तो ये भी आपस में खुल जाएंगे। इम्प्रॉपर लॉक कपलिंग क्या है, लॉक इम्प्रॉपर कपलिंग हो जाए, लॉक डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्टिव लॉक लिफ्टिंग मैकेनिज्म हो, ट्विस्टिंग ऑफ लॉक, तो ये सब चीजें आपको क्या करेंगी, ये ट्रेन पार्टिंग की तरफ ले जाएंगी। ठीक है ना। और इम्प्रॉपर लॉकिंग और पार्सली लॉकिंग ऑफ द नकल कपल वैगन विद लाइट बम, यदि आपने बड़े धीमे धीमे से कहा है ना, 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इनको आप जोड़िए। बहुत हल्के नहीं जोड़ना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्के से नहीं। एक आपको इतनी टक्कर मारनी है कि वो लॉक अपने आप गिर जाए।
और एक निश्चित दूरी से आपको डालना, इसको संटिंग करनी है ताकि रैक फॉर्मेशन के समय निश्चित दूरी निश्चित गति के साथ आप इन वैगन को कंपोजिशन बनाएंगे। अब आप लॉक सही गिरा है नहीं गिरा, जब आपने संटिंग कर ली, लॉक गिर गया, कैसे पता लगेगा? एक तो आपको साउंड सुनाई देगी, यदि आपने प्रॉपर गति और प्रॉपर दूरी से रखा तो ये देखिए, ये जो आपका क्लियरेंस है नकल का, जो ये है लीवर का जो क्लियरेंस है, ठीक है ना, इसके बीच जो आपके सीबीसी का बॉडी और इस जो कनेक्टिंग लीवर है जो इसके बीच 19 mm या इससे ज्यादा, कई जगह 25 mm लिखा है, लेकिन मैनुअल में ये 19 mm क्लियरेंस होना अति आवश्यक है। यदि ये क्लियरेंस कम है, जैसे इस चित्र में देखिए आप, यदि ये क्लियरेंस नहीं तो इसका मतलब लॉक गिरा ही नहीं है, वो नकल सेल्फ के ऊपर बैठा ही नहीं है। यदि वो बैठा होता तो ये नीचे आता, ये पूरा लीवर नीचे, कनेक्टिंग लीवर नीचे आता। तो ये आपको बहुत गहराई से जांच करनी है। दूसरा, आपका जो हैंडल है मैनुअल अनकपलिंग हैंडल, वो प्रॉपर स्लॉट में बैठा और लगभग वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है ना। और एक्सेसिव बफर ड्रूपिंग, भाई एक जगह तो आपने बहुत ज्यादा 90 टन का लोड डाल दिया, टोटल ग्रॉस लोड 90 टन हुआ, बॉक्स एनएचएल इत्यादि में होता है, और एक तरफ आपने बिल्कुल खाली ये 20 टन का रख दिया, तो पता लगा इसके बफर की हाइट में ही बहुत ज्यादा अंतर हो गया, और ये भी प्रोन टू ट्रेन पार्टिंग, ये महत्वपूर्ण कॉज बनेगा। अब इसके बाद जैसा हम एंटी क्रिप की बात कर रहे थे, एंटी क्रिप पे हम पूरी नई वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप मोटा मोटा समझिए। इसके लिए नापने के लिए क्या है कि आप ये देख रहे हैं, एक ये एंटी क्रिप लग है, इतनी लंबाई पे है, और एक आप देख रहे हैं, देखिए ना ये कितना लंबा है, यहां से दूरी रिविट से आप इसकी दूरी देखें तो इतनी ज्यादा है, और यहां से देखें तो ये दूरी बहुत कम है। यदि ये घिस जाए, किसी तरह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण ये छोटा रहा हो, तो इसको एक्सिलरी एंटी क्रिप बोलते हैं। किसके साथ होता है? ये कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो बॉडी का एंटी क्रिप लग होता है, जिसको मैं दिखाऊंगा, यदि ये छोटा होगा तो ये उससे टकरा के जाके अंदर होता आपके लॉक को उठाने का, लॉक लिफ्टर के साथ लॉक को उठाने का प्रयास करेगा। तो ये एंटी क्रिप मैकेनिज्म को आपको सुनिश्चित करना है। पहले मैंने क्या बताया था? मैनुअल अनकपलिंग हैंडल का अपने स्लॉट में बेयरिंग पीस के 17.5 mm में सही ढंग से बैठा होना। दूसरा, इस ऑक्सिलरी एंटी लग का, एक्सिलरी एंटी क्रिप लग का अपनी सही लंबी अवस्था में सही सुथरा होना, मतलब बहुत ज्यादा घिसा या टूटा हुआ ना हो। आइए एंटी क्रिप ई टाइप कपलिंग में, ई टाइप सीबीसी में किस प्रकार रहता है। ई टाइप सीबीसी में भी पहले की भांति आप एक प्राई बार या बड़ा सा स्क्रू, जो कारपेंटर के हैवी स्क्रू होते हैं, इससे इस लॉक को उठाने का, ये नकल सेल्फ है, बॉटम सेल्फ, इससे उठा के प्रयास करेंगे। साथ में दूसरे प्राई बार से इस टॉगल को धकेलेंगे। इससे आप उठा रहे हैं पूरी ताकत से, और इससे आप बॉडी के साथ लगा के इसको इस तरफ धकेल रहे हैं। थोड़ा सा ये उठेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल, थोड़ा बहुत मामूली पर उठेगा। उसके बाद इसका एंटी क्रिप लग जो इस पे टकरा जाएगा, और ये एक कुछ mm के बाद ही वापस अपनी स्थान पर आ जाएगा। ये ना कनेक्टर है, सारा कनेक्टर लग है, ये एंटी क्रिप, तो ऑक्सिलरी लग ये एंटी क्रिप है। इस बार के मैक्सिमम उठाने से, इसको अंदर की तरफ फोर्स करने से आप एक स्थिति पैदा कर रहे हैं कि ये खुल जाए, लेकिन ये नहीं खुलेगा। ये बॉडी में बना हुआ एंटी क्रिप प्लग होता है इसका, इसको ये इसकी सीबीसी की बॉडी के अंदर इनबिल्ट होता है। कई बार ये नहीं होता, ये टूट जाता है, तो ये ट्रेन पार्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण का। आप मेंटेनेंस आरओएच स्थिति में, हर स्थिति में इसको चेक करें। और ये एक्सिलरी एंटी क्रिप प्लग, इन दोनों तीसरे, तो ये तीन चीजें बनकर एंटी क्रिप मैकेनिज्म बनती है। तो ये सब मोटे मोटे कारण थे जो सीएनडब्ल्यू की तरफ से
चाहे वो कपलिंग का खुलना हो, प्रॉपर लॉकिंग ना हो, या एंटी क्लिप फेल हो जाए, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब ये मैंने इसको और क्लियर बताऊं मैं आपको, ब्रेकेज ऑफ रियर्स स्टॉपर, यदि ये टूट गए तो ये इसके मोशन को, ये देखिए, ये जो 80 mm का जो मोशन है, 81.3 या जितना भी मोशन है, ये इसको जो स्टॉप करता है, यदि ये टूट के इधर उधर हो गया तो फिर इसको अंदर बाहर बहुत ज्यादा करेगा, फ्रंट फॉलोअर उस तरफ, अरे इसको भी आपने देना है, ठीक है ना, ये मिस ना हो, ब्रोकन ना हो, टूटा ना हो, ये सब चीजें आपने देखनी है। अब ये ड्राफ्ट गियर में इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्लियर है, ये पैड होते हैं, ठीक है ना, ये है वो योक पिन, ये योक पिन हेडलेस होती है, ठीक है, तो इसके नीचे एक योक पिन सपोर्ट प्लेट है, ये देखिए, यही इस पिन को रोकता है। कई बार इसके 6 रिबिट टूट जाए, आप ना देखें, 2 रिबिट ही टूट जाए, बाद में चलते हुए आपको ट्रेन पार्टिंग का, ये सीबीसी हेड है, इसकी लॉक लिफ्ट असेंबली है, इसका दूसरा फ्रंट व्यू है, इसका टॉप व्यू था, इसका फ्रंट व्यू है, इसमें रियर सपोर्ट प्लेट के बारे में बताया गया। ये है वो सपोर्ट प्लेट है। अब ब्रोकन योक, ये सब प्रैक्टिकल चीजें, ये भी फेलियर हो सकता है। अब आप आइए केमटेक के 2011 कि जो ट्रेन पार्टिंग की हैंडबुक है, उसमें आपको सीबीसी की करीबन 29 और 30 पार्ट्स के बारे में, नकल पिन का डाया मैं 41.28 जो बता रहा था, 38 mm पे कंडम है, नकल पिन का जो होल है, जो मैंने अभी आपको बताया कि योक पिन की लेंथ क्या है, योक पिन का डाया नया 88.9, 3 घिस जाए तो खत्म, यो पिन होल 95, 3 घिस जाए तो खत्म, ये डाया 3 बढ़ जाए, ये तो बढ़ेगा, पिन छोटी होगी, डाया तो बढ़ेगा। तो ये मोटा मोटा टोटल रेफरेंस क्या है, आपको कभी भी किसी इंक्वायरी में, कभी आरओएच में, कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूरत पड़ जाए तो एक ऑथेंटिक सारणी मैंने 29-30 जो केमटेक ने दी हैं इस वीडियो में दी हैं, ताकि आप समय समय पर इसका लाभ उठा सकें और आपको कोई गलतफहमी ना हो। भाई ऑथेंटिक चीजें कौन सी ड्राइंग है, क्या है, तो आपको हमेशा ये काम आएंगे। अब आप आइए ट्रेन पार्टिंग, अभी तक ये थी ट्रेन पार्टिंग क्या है, कितने प्रकार की है और क्या रोकथाम है, लेकिन हर चीज रोकथाम पे जीरो तो हो नहीं सकती। तो जब ट्रेन पार्टिंग हो जाए तो साइट पर आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो केमटेक के 2011 के इस पैम्फलेट के हैंडबुक के अनुसार इसमें क्या क्या चीजें की जाएंगी, एक जर्नल पर्टिकुलर डिवीजन वगैरह के क्या हैं उसके बारे में, फिर ट्रेन पार्टिकुलर, ट्रेन क्या है भाई, लोड कितना है, कितनी लास्ट बीपीसी कब है, एंड टू एंड सीबीसी है, पर बीपीसी परसेंटेज, पावर, बीपीसी नंबर, ड्राइवर पार्टिकुलर, ये सब चीजें आपको एडजस्ट। और उसके बाद जिस वैगन के बीच में ट्रेन पार्टिंग हुई है उस वैगन के पर्टिकुलर क्या है, ये सब इसमें बताना पड़ेगा। चेक लिस्ट में यदि सीबीसी नकल है तो उसका मैंने बताया था ना कि हर चीज पे स्टंपिंग है, ये सब चीजें, जॉन, ब्रेकेज, स्ट्रक्चर, ब्लो होल, ड्राफ्ट गियर क्या है, ये सब चीजें उसके फेलियर में। आपको ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है, मैंने बताया था इसमें लोको पायलट के सारे पार्टिकुलर्स, बैंकर ड्राइवर, कहीं बैंकर इंजन लगे होते हैं, गार्ड की स्टेटमेंट्स, एएफआई कंडीशन, सिग्नल एस्पेक्ट, ये सब चीजें ऑपरेशन से जुड़ी होनी चाहिए। लोको पार्टिकुलर, क्या उसमें डायनेमिक ब्रेक काम कर रहे थे, एयर फ्लो इंडिकेटर सही था, क्या प्रेशर था, रिलीजिंग के समय बीपी प्रेशर कितना था, बीपी एफपी, ऐसा तो नहीं कि बीपी प्रेशर बना ही नहीं,
और वो चल पड़ा। ये कहां से आएंगी? स्पीडोमीटर से उसकी स्पीड आएगी। ट्रैक पैरामीटर मैंने बताया था, जितने कॉज हैं निवारण भी उतने से और इंक्वायरी भी उतनों की होगी। ये आ रहे ना आप ट्रैक PWI पीवे के भी पैरामीटर इसमें ले जाएंगे। उसके बाद ऑपरेशनल ट्रेन किस समय कितने बजे आई कितने बजे गई, ये सब पर्टिकुलर, ये सब कुछ केमटेक 2011 ने बनाए हैं। नेचर ऑफ ऑक्यूरेंस किस समय हुआ, अप डाउन किस स्टेट पैंट पे हुआ, हैंड ब्रेक उसके ऑन थे, ब्रेक बाइंडिंग हुई, सिग्नल कौन सा था, तो ये सब चीजें। और टाइम ऑफ इंसिडेंट के समय स्पीड क्या थी, ये कौन बताएगा? अरे भाई स्पीडोमीटर से लीजिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए CLI, PWI और CNW स्टाफ इसको एक ज्वाइंट नोट बनाएंगे। ये सब चीजें कहां बनेंगी? एट द साइट ऑफ द ट्रेन पार्टिंग। तो इन चीजों को आपको, एक भराव हमने कहीं नॉर्दर्न रेलवे से लिया है, तो सेम चीज है, जनरल पार्टिकुलर, ट्रेन पार्टिकुलर्स है ना, इफेक्टेड वैगन्स, जो वैगन के जो पर्टिकुलर हैं वो लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, और इसके बाद इसके TI के ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ठीक है ना, CLI, SSC, CNW के इस ज्वाइंट रिपोर्ट में साइन होने। तो इस अध्याय में आपने ट्रेन पार्टिंग कारण, प्रमुख कारण डिपार्टमेंट वाइज, और ट्रेन पार्टिंग हो जाने पर जांच रिपोर्ट किस प्रकार बनाई जाए, ये केमटेक, RDSO और G76 के अनुसार पढ़ा। तो इस ज्ञान को आप अपने दैनिक मेंटेनेंस में प्रयोग करके अपने थ्रेट स्टॉक को अधिकतम सुरक्षा संरक्षा सहित एक एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छी सेवा प्रदान करें। ये वीडियो केवल तकनीक शैक्षिक ज्ञान के लिए दी गई है। किसी प्रकार की कार्रवाई या इंक्वायरी के लिए फाइनली RDSO, केमटेक, रेलवे बोर्ड ही सर्वोपरि हैं। धन्यवाद।